Hello everyone and welcome to another episode of Sunday Wellness by Policy Bazaar. January हर साल all over the world as cervical cancer awareness month observe किया जाता है. And I recently read some data by WHO which said that cervical cancer is the fourth most common cancer diagnosed in women. And I also read कि हर साल cervical cancer से 60,000 नए cases आते हैं, which makes it extremely important to talk about it. और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ आज जुड़ी हैं डॉक्टर पाखी अग्रवाल, who is a senior consultant in the gynecology and oncology department at Apollo Hospitals. Welcome to the show, doctor. Thank you. Thank you so much Lovely for joining to be us. here. Thank Lovely you. to be here. Let's dive right in. डॉक्टर पाखी, आज हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं और 2024 में मैंने देखा इन इंडिया एंड ग्लोबली अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज केम फॉरवर्ड विद देयर सर्वाइकल कैंसर डायग्नोसिस. ये इतना कॉमन क्यों बनता जा रहा है एंड सर्वाइकल कैंसर आई थिंक बहुत लोगों को अभी तक पता भी नहीं होगा कि होता क्या है इसके अंदर, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस एंड ये कैसे होता है. तो कैन यू टॉक अबाउट दैट अ लिटिल? बिल्कुल. So cervical cancer is a disease which is very common in countries like India and in other developing countries across the world. In fact, अगर हम global data देखें तो 1/4 of the burden is contributed by India alone. So in a way it is a good thing that people are coming forward with their diagnosis because इससे awareness generate होगी, इससे बाकी लोग जागरूक होंगे कि हमें अपनी कुछ स्क्रीनिंग करानी चाहिए या हमें जल्दी डिटेक्ट करना चाहिए ये कैंसर. तो इसलिए क्योंकि इंडिया में ये बहुत कॉमन है, इसलिए इसकी अवेयरनेस बढ़ाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है ये कैंसर अभी सडनली कॉमन हो गया है, ये हमेशा से था और लेकिन अब हम इसको डिटेक्ट ज़्यादा करने लगे हैं क्योंकि हमारी अवेयरनेस बढ़ गई है. और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, उनके बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से ये थोड़ा सा इसकी इंसिडेंस भी बढ़ रही है. अच्छा डॉक्टर, आपने इंडिया के बारे में बोला कि इंडिया जैसी कंट्रीज़ में इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है. ऐसा क्यों? इज इट बिकॉज ऑफ आर लाइफस्टाइल और जियोग्राफी? लाइक व्हाट्स द रीजन? द रीज़न, एक पहला रीज़न है अर्ली मैरिज. सो अगर अर्ली मैरिजेस हो रही हैं या मल्टीपल मैरिजेस हो रही हैं, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, पुअर हाइजीन है. जैसे इंडिया में अगर हम रूरल पॉपुलेशन देखें तो वो बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास नहीं जाते. उनको अगर कुछ डिस्चार्ज चल रहा है महीनों से, हफ्तों से, तो वो उसको टाइमली ट्रीट नहीं कराते. तो अगर अनट्रीटेड इन्फेक्शंस हैं या आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है किसी भी रीज़न से, चाहे वो पोस्ट कोविड हो या वैसे हो, तो इन सब पॉपुलेशन सबसेट्स में, और आप टाइमली चेकअप्स नहीं करा रहे हो, तो इन सब सबसेट्स में द रिस्क ऑफ कैंसर, डेवलपिंग कैंसर बिकम्स मोर. राइट. तो आई थिंक डॉक्टर, इस सबका रूट कॉज अगर हमें पकड़ना हो तो वो यही है कि इंडिया में इन जनरल फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फीमेल सेक्सुअल हेल्थ के अराउंड अवेयरनेस बहुत कम है. अवेयरनेस बहुत कम है, लोग बात नहीं करना चाहते. इट इज़ स्टिल सीन इन सम सोसाइटीज़ एज अ टैबू टू टॉक अबाउट इट. मतलब लेडीज साइलेंस में सफ़र करती हैं महीनों. इसीलिए जो हम कैंसर्स इनफैक्ट हॉस्पिटल्स में देखते हैं, वी जनरली सी देम इन द एडवांस्ड स्टेजेस. और जबकि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो आपको ऑलमोस्ट 10 से 15 साल का लैग टाइम देता है टू डिटेक्ट इट अर्ली. उसकी इतनी लंबी प्री कैंसर स्टेज होती है जिसमें अगर आप डिटेक्ट कर लो उसे तो ऑलमोस्ट क्योर रेट्स आर 100% एज कम्पेयर टू अगर हम इसको स्टेज 3, स्टेज 4 में डिटेक्ट करें, विच मीन्स फैला हुआ कैंसर, तो हमारा जो ट्रीटमेंट क्योर रेट्स होते हैं वो 30-40% रह जाते हैं. अंडरस्टूड. डॉक्टर, आपने अर्ली डिटेक्शन की बात करी कि जो प्री कैंसर स्टेज होता है वो 10-15 साल चल सकता है, एंड अगर टाइम पे डिटेक्ट हो जाए तो कैंसर को हम ट्रीट कर सकते हैं सही तरीके से. तो कुछ ऐसे साइंस आप बता सकते हैं दैट ऑल द वुमेन वाचिंग आवर शो टुडे शुड वॉच आउट फॉर? डेफिनेटली. तो जो प्री कैंसर के कुछ सिम्टम्स होते हैं वो कभी कभी इन्फेक्शन के जैसे भी होते हैं. तो अगर आपको डिस्चार्ज है जो बहुत हफ्तों तक चल रहा है, आपने एंटीबायोटिक्स ले लिए, कुछ टाइम के लिए ठीक हो गया, फिर से शुरू हो गया, तो ये एक सिम्टम होता है. उसके अलावा अगर आपको पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग हो रही है फॉर एनी रीज़न, जैसे 2 पीरियड्स नॉर्मल आते हैं लेकिन उसके बीच में, जिसको हम इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं, बिटवीन 2 पीरियड्स अगर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है, इंटरकोर्स के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है, जिसको हम पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग कहते हैं, ये कुछ लक्षण माने जाते हैं जो सर्वाइकल प्री कैंसर को और कभी कभी फ्रैंक कैंसर को भी दर्शाते हैं. उसके अलावा अगर आपको पेन है पेल्विक एरिया में कॉन्स्टेंटली, या एडवांस कैंसर में हम देखते हैं वेट लॉस हो सकता है, मोशन में दिक्कत हो सकती है, यूरिन में दिक्कत हो सकती है, तो ये सारे लक्षण होते हैं जो कि
कैंसर को दर्शाते हैं। बट अगर हम प्री कैंसर पे फोकस करना चाहें तो इन्फेक्शन जो ठीक नहीं हो रहा या ठीक होने के बाद बार बार हो रहा है, और कोई भी अबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न, और वो अबनॉर्मल अगर जैसे पीरियड्स किसी के ख़त्म हो गए हैं, 50 के आसपास मीनोपॉज हो गया है और दोबारा ब्लीडिंग शुरू हुई है, तो ये इसको हम एक तरह से रेड फ्लैग सिम्टम मानते हैं, जिसको कि महिलाओं को नहीं इग्नोर करना चाहिए और तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये किसी भी हाल में नॉर्मल नहीं होता। डॉक्टर, इफ़ वी टॉक अबाउट स्क्रीनिंग, ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो कि हर फीमेल के कैलेंडर पे एनुअल टेस्ट्स के साथ होना चाहिए कि हर साल मुझे ये टेस्ट तो कराना ही है फॉर सर्वाइकल कैंसर? सो सर्वाइकल कैंसर का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग का मतलब है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप डॉक्टर से अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए गए कि अगर कोई प्रॉब्लम बन रही है तो वो डिटेक्ट टाइमली हो गई। तो इसमें सबसे पहला तो गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें हम सर्विक्स को एक्सपोज करके यूजिंग सम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स सर्विक्स को देखते हैं और उसमें देखते हैं कोई ग्रोथ तो नहीं है, कोई अबनॉर्मल एरिया तो नहीं दिख रहा है। उसके बाद एक टेस्ट होता है जिसको हम पैप स्मीयर कहते हैं, जिसमें हम सर्विक्स के कुछ जो सुपरफिशियल ऊपरी तह पे जो सेल्स होते हैं उनको हम एक स्वॉब से लेकर और उनको लैब में भेजते हैं। लैब में उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है बारीकी से, और उसमें पता चलता है कि इन सेल्स में अंदरूनी लेवल पे कोई ऐसे चेंजेस तो नहीं बन रहे जो कि आगे जाके कैंसर में परिवर्तित हो जाएंगे। सो दैट इज़ द पैप स्मीयर टेस्ट। इट इज़ अ पेनलेस टेस्ट। बहुत सारी लेडीज़ पैप स्मीयर कराने से घबराती हैं, उनको लगता है हमें पेन होगा या हमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जो आप कभी भी आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलो, इट कैन ईजिली बी डन, ओपीडी बेसिस पे ही हो जाता है। इसके अलावा हम पैप स्मीयर के साथ साथ एक टेस्टिंग और करते हैं जिसको हम HPV टेस्टिंग बोलते हैं। HPV इज़ अ वायरस जो कि सर्वाइकल कैंसर से बहुत क्लोजली लिंक्ड है, और उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। तो HPV को भी हम इस पैप टेस्ट में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर HPV डिटेक्ट होता है तो फिर हम कुछ और स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग्स करते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए कि जो HPV बॉडी में है वो कैंसर तो नहीं कॉज करेगा। गॉट इट। एंड ये टेस्ट साल में एक बार होता है या इसका कोई ड्यूरेशन है? तो पैप स्मीयर हम कहते हैं 25 साल के लेडीज से शुरू हो जाना चाहिए, गोइंग अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। पैप स्मीयर नीड्स टू बी डन एवरी 3 years. इट्स डजंट नीड टू बी डन एवरी ईयर। अगर आपका लास्ट 3 years में नॉर्मल टेस्ट है तो यू कैन बी रीअश्योर्ड दैट थिंग्स आर नॉर्मल। अगर हम इसको HPV टेस्ट के साथ कंबाइन करके करते हैं तो हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग है और कम कर सकते हैं। हम इसको once in 5 years भी कर सकते हैं। All right, all right. And is this something you need to get during a specific window during your period cycle? हाँ, तो इसमें ये है कि जब आपको पीरियड आ रहा है तब ये टेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि तब क्लिनिकल चेकअप भी मुश्किल है और जो हम स्वॉब लेना चाहते हैं सर्विक्स से वो भी नहीं हो पाता। तो आपके पीरियड के हफ्ता या 10 दिन के बाद जो मिडिल पार्ट ऑफ साइकिल होता है उसमें ये टेस्ट आराम से हो सकता है। Doctor, noted on all of your points and this is great information for all of our viewers. I also want to understand, हम ऐसा कहते हैं that prevention is better than cure, right? तो इस केस में प्रिवेंट करने के लिए what all measures can one take? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। प्रिवेंशन के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं एंड दे आर स्पेसिफिक टू ईच एज। तो अगर हम यंग पॉपुलेशन की बात करें विच इज़ लेस देन द एज ऑफ 25 ईयर्स, जैसा मैंने बोला पैप स्मीयर हम जनरली 25 की एज से शुरू करते हैं। तो जो लोग 25 ईयर्स से कम हैं, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द एज ऑफ 9 ईयर्स, देयर इज़ अ रोल फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट HPV। जो HPV कैंसर कॉजिंग वायरस है उससे अगर आप टाइमली वैक्सीनेशन ले लो तो आपके शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन जाते हैं। तो जब वो वायरस आपके शरीर को अटैक करता है तो वो अंदर पकड़ नहीं ले पाता, बिकॉज वायरस का पकड़ लेना और उसमें परसिस्ट करना आपके सिस्टम में इज़ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर। सो अगर हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज आ गई बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, देन दैट इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन। सो वो इवन जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहती है अगर आप 90% एलिजिबल पॉपुलेशन को टाइमली वैक्सीनेट कर दो तो हम सर्वाइकल कैंसर के जो रेट्स हैं वो बहुत कम हो सकते हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रिवेंशन। इसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन भी कहते हैं कि रिस्क फैक्टर आने से पहले ही हमने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। दूसरा होता है जो पैप स्मीयर स्क्रीनिंग है, वो भी एक तरह से प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है, क्योंकि पैप स्मीयर वो चीज़ें डिटेक्ट कर लेगा सर्विक्स में जो हमें आँख से नहीं दिखती। बिफोर कैंसर हमें आँख से दिखे, पैप स्मीयर में उसके चेंजेस ऑलरेडी आना शुरू हो जाएंगे। तो 25 ईयर्स एज के ऑनवर्ड्स पैप स्मीयर इज़ अ वेरी गुड प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी।
थर्ड होता है अगर हम कोई चीज़ डिटेक्ट करें पैप स्मीयर में या हमने क्लिनिकली देखा और हमें सस्पिशियस लग रहा है तो हम और स्पेशलाइज टेस्टिंग करते हैं जिसमें कि हम सर्विक्स को क्लोजली देखते हैं कुछ मैग्निफिकेशन से, कुछ डाइज के साथ। आपने इसका नाम सुना होगा, कॉल्पोस्कोपी कहते हैं इसको। और इससे हम डिटेक्ट करते हैं वो एरियाज सर्विक्स के जो अबनॉर्मल दिखते हैं और उनको हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं उस पार्ट ऑफ सर्विक्स को। तो ये एक तरह से थर्ड प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर वो अबनॉर्मल एरिया है जहाँ कैंसर नहीं बना बट प्री कैंसर है और हम उसको निकाल दें तो दैट ऑल्सो इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 95% प्रोटेक्टिव इन डेवलपिंग कैंसर इन द फ्यूचर। तो ये 3 pronged अप्रोच इसको हम कहते हैं, HPV वैक्सीनेशन, पैप स्मीयर स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी प्री कैंसर। ये तीनों को हम जब कंबाइन करके करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, वेयर कैंसर रेट्स हैव ऑलमोस्ट come down to 0 by following this strategy. Doctor, I found this really interesting. We were just having a conversation before the session that, HPV virus is gender neutral and males के अंदर ये virus होने के लिए बहुत कम awareness है. What do you have to say about that? So virus जो है वो gender neutral है. Virus doesn't say that this is ये lady है तो मुझे इसमें attack करना है, male में नहीं करना. Virus sexually transmitted है, एक partner से दूसरे partner को जाएगा. Now males में जो है it causes cancers of the throat, of the head and neck, penis cancers, anal cancers cause करता है. और men में problem ये है कि कोई ऐसा reliable test नहीं है, जैसे women में हमने बोला pap smear के साथ हम HPV testing साथ साथ कर सकते हैं. men के लिए अभी कोई testing उस तरह से नहीं है to test कि HPV है या नहीं है, पहली चीज़. तो इसलिए अर्ली डिटेक्शन वाला जो हमारा एक वो है वो हट जाता है. विमेन में सर्वाइकल के बारे में हम बात सब करते हैं, बट विमेन में भी एनल कैंसर्स कॉज कर सकता है, वजाइनल कैंसर्स, वल्वल कैंसर्स. सो अगर हम HPV को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वाले उससे जोन से बाहर हटा के उसको एक कैंसर कॉजिंग वायरस की तरह देखें, तब हमें उसके बेनिफिट्स वैक्सीनेशन के भी समझ आएंगे. राइट. आई थिंक डॉक्टर हमने इस बारे में बात कर ली कि सर्वाइकल कैंसर को कैसे प्रिवेंट करें, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स दैट वन शुड वॉच आउट फॉर. बट बाई चांस किसी का डिटेक्ट हो गया है कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? सो अगर हम किसी को सर्वाइकल कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बायोप्सी लेते हैं. बायोप्सी में एक पीस ऑफ दैट ट्यूमर लेके उसको हम लैब में देखते हैं और उसमें कंफर्म होता है कि किस टाइप का कैंसर है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर कुछ अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं. तो एक तो हमें उसकी टाइपिंग पता चलती है. फिर हम दूसरी चीज़ जो करते हैं, कुछ और टेस्ट करते हैं इमेजिंग के फॉर्म में, जैसे MRI हो सकता है, वो CT स्कैन हो सकता है, ये देखने के लिए कि वो कैंसर सर्विक्स तक ही लिमिटेड है या सर्विक्स से आगे जा चुका है. उससे हमें स्टेजिंग का आइडिया लगता है. तो जो अर्ली स्टेज कैंसर्स होते हैं जो सर्विक्स तक लिमिटेड होते हैं, उनके ट्रीटमेंट में सर्जरी पहला ऑप्शन होता है ट्रीटमेंट का. उसके बाद कभी कभी उनको रेडिएशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है. जो एडवांस्ड कैंसर्स होते हैं जो सर्विक्स से बियॉन्ड जा चुके हैं, उनको जनरली हम रेडिएशन और कीमोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से ट्रीट करते हैं. और अब मॉडर्न मेडिसिन में इतने एडवांसेस आ गए हैं कि अब हमारे पास टारगेटेड थेरेपी भी है, जिसको हम इम्यूनोथेरेपी करते हैं, जो स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को टारगेट करता है. तो बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, प्रोवाइडेड हम कैंसर को टाइमली डिटेक्ट कर सकें. राइट. आई थिंक डॉक्टर कैंसर वर्ड, द C वर्ड, जनरल पब्लिक बहुत अवॉइड करती है. मतलब कैंसर वर्ड सोचते ही दिमाग में बहुत बुरे थॉट्स आ जाते हैं. पीपल गेट वेरी स्कैर्ड, बट यू आर फ्रॉम द मेडिकल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, वी आर फ्रॉम द इंश्योरेंस सेक्टर. आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू collectively talk about it and spread awareness. And I feel like from an insurance perspective also, having an adequate health insurance cover that can cover you in case something like this is diagnosed is also equally important in a country like India where medical inflation is at an all-time high. Simran, I totally agree with you. Having a good insurance cover is important because of course the treatment for cancer is usually not one time. And this is the reason people are scared of the C word, because despite best of everything, cancer does tend to rear its ugly head time and again. So it is important to have a good financial security in terms of insurance policies or health policies to be able to cover the cancer treatment successfully. Yeah, absolutely. And doctor, I think we have a lot of queries from our viewers now, which we'll take up. But before we move on to our next segment, if there was one piece of advice that you were to give to our
viewers today in terms of reproductive health or sexual health, what would that be? It would be that don't push reproductive and sexual health to the back of your cabinet. Take some time out to get your regular health checkups done. Make sure that everything is okay with you. And modern medicine has advanced by leaps and bounds, and now we have very good treatments available for cancers. So don't be scared or don't be stigmatized about being diagnosed with cancer, because prevention is the key. So go ahead, get yourself checked so that everything can be timely prevented. Yeah, absolutely. And I think most importantly, once you are aware about this cancer and what are the steps that you need to take, you should also empower women in your circle to take that step. I agree, because if you know about something and you don't share it with 5 people, you are doing also a disservice to yourself. So if you learned something new today from this session, make sure you share it with your friends and family so that they too can become health aware. Doctor, we have some questions from our viewers right now. So Priya is asking, डॉक्टर HPV के लिए क्या स्केड्यूल रहता है? So जो HPV वैक्सीन है, इसका शेड्यूल, क्योंकि डेटा आता जाता है इस वैक्सीन पे, जब शुरू हुआ था तो ये था कि सबको 3 डोजेज़ लगाना ज़रूरी है स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 9 ईयर्स. उसके बाद हमारे पास डेटा आया कि जिनकी एज 15 ईयर्स से कम है उनको हम सिर्फ 2 डोज वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं. और अभी इसी साल के एंड में, पिछले साल के एंड में WHO का डेटा आया है कि जो लोग 15 ईयर्स से कम हैं उनको 1 डोज वैक्सीनेशन भी बहुत अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. जो लोग 15 ईयर्स से ज़्यादा हैं, अप टू द एज ऑफ 20 ईयर्स, उनको हम 2 डोजेज़ रेकमेंड करते हैं. एंड बियॉन्ड द एज ऑफ 20 ईयर्स अप टू 26, इट इज़ 3 डोजेज़ विच आर रेकमेंडेड. डॉक्टर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैंने वैक्सीन लगवा लिया जो आप रेकमेंड कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि मुझे कैंसर नहीं होगा? तो जो वैक्सीन है, जैसे कि बाकी वैक्सीन्स होती हैं, जैसे कोविड की वैक्सीन थी, जैसे टेटनस की वैक्सीन है, ये आपको प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी देती हैं. तो कुछ इफ़ेक्ट वैक्सीन का आपकी अपनी बॉडी की क्षमता पे भी डिपेंड करता है और कुछ वैक्सीन की एफिकेसी पे. तो जब हम HPV वैक्सीन की बात करते हैं तो उसकी एफिकेसी, जिसको कभी HPV इन्फेक्शन नहीं हुआ, 95% से ज़्यादा है. इसका मतलब 95% HPV इन्फेक्शन आपका प्रिवेंट होगा इस वैक्सीन से. एंड ऑब्वियसली अगर 95% इन्फेक्शन प्रिवेंट होगा तो उस वायरस से रिलेटेड जो कैंसर हो रहा है, विच इज़ मोस्ट ऑफ द कैंसर्स, नहीं होंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस वायरस के अलावा क्या कोई और फैक्टर्स भी हैं फॉर सर्वाइकल कैंसर? सर्वाइकल कैंसर का हालांकि हम सिर्फ HPV पे बात करते हैं, बट बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो रिस्क बढ़ाते हैं. वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स इज early marriage. Second is having many children. Third is having multiple sexual partners. ये सब known risk factors हैं of vaginal infections. Then having vaginal infections and not getting them treated on time. Immunity आपकी कम होना किसी भी कारणवश. Smoke करना, ये सब risk factors होते हैं आगे जाके cancerous changes बनने में. और बहुत छोटा सबसेट होता है hereditary, मतलब कि आपके जीन्स में कुछ ऐसा हो कि वो आपको जेनेटिकली, इवन आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, आप टाइम पे खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, फिर भी आपको कैंसर होता है. वो 5% पॉपुलेशन होती है जिनको कि जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मतलब इट इज़ उनके जीन्स में होता है कि उनको कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है. डॉक्टर, दैट्स अ रैप ऑन टुडेज एपिसोड. थैंक यू सो मच, आप अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे साथ जुड़े. एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत नई चीज़ें सीखी आपसे, एंड आई एम श्योर आवर व्यूअर्स फील द सेम. थैंक यू. इट वाज माय प्लेजर टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑन दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक. थैंक यू.